मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th सब्जेक्ट हिंदी लेसन 6 काव्यखंड का पाठ है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। चीनती का मतलब होता है भाई पहचानती, यानी वो नहीं पहचानती। चंपा काले काले अक्षर, और अक्षर का मतलब होता है अक्षर यानी शब्द, ठीक है। तो चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, ये कविता है हमारी। कवि इसके जो है जिनका नाम है त्रिलोचन, और उनका मूल नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, जन्म नाम उनका वासुदेव सिंह। इनका जन्म हुआ 1917 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में, ठीक है, सुल्तानपुर ज़िले में। इनकी मृत्यु के बारे में हमारे यहाँ बुक्स में कुछ दिया हुआ नहीं है, इसलिए मैंने भी नहीं लिखा है इनकी मृत्यु। और बाकी जब देखेंगे सर्च करके इनकी मृत्यु कब हुई तो इसका मृत्यु भी हम लिख लेंगे। रचनाओं की बात करें तो बहुत सारी रचनाएँ हैं इनकी, त्रिलोचन जी की। त्रिलोचन शास्त्री भी इनके लिए आगे लगा हुआ है, बता वीडियो जो वॉइस रिकॉर्डर भेजा उसमें देख लेना आप लोग। बहुत सारी इनकी रचनाएं तो मैंने पूरी नहीं लिखी है, कुछ ही लिखी है। धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, चेती, अमोला, मेरा घर, ये इनकी रचनाएं हैं। इसके अलावा भी और बूस जनपद का कवि, मैं तुम्हें सौंपता हूँ, अर्गान, ठीक है, रोजना मच्चा, देश काल, बहुत सारी इनकी रचनाओं के नाम हैं। प्रमुख रचनाएं हैं, ये मैंने यहाँ लिखी है। इनको सम्मान मिला, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, सल्ला का सम्मान मिल चुका है, और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महात्मा गांधी पुरस्कार से भी ये सम्मानित हो चुके हैं, ठीक है। ये इनके सम्मान हुए। और हमारा जो ये पाठ है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, सिंपल सा खड़ी बोली हिंदी में आसानी से, जैसे हम सामान्य बात करते हैं, सामान्य भाषा में ही बात करने जैसे अंदाज में इन्होंने लिखा है। लेकिन अच्छी सा है, एक नायिका है जिसका नाम चंपा है, जिसको पढ़ना लिखना यानी अक्षर पहचानना नहीं आता है, ठीक है। छोटी सी बच्ची है, ग्वाले की बच्ची है, और गाय भैंसे चराती है, ठीक है, जानवरों को चराने का कार्य करती है। पढ़ाई लिखाई उसे बिल्कुल नहीं आती है, और उसे पढ़ना लिखना अच्छा भी नहीं लगता। तो इस कविता के माध्यम से जो है त्रिलोचन जी ने हमारे यहाँ की शिक्षा में जो अंतर्विरोध है, शिक्षा प्रणाली है, उस पर ताना कसा है, उसके अंतर्विरोधों को उजागर किया है, ठीक है। और साथ के साथ ही एक यथार्थ कविता लिखी है कि बहुत सारे जो हम शिक्षा प्रणाली में ये आज ही देखते हैं कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, सबको पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे गांव अंचल क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, वो गायें चराते हैं, बकरियां, भेड़, भैंसे चराते हैं, और उनका जीवन यापन ऐसे ही निकल जाता है, ठीक है। तो ये शिक्षा प्रणाली में बात करेगी, सबको पढ़ना चाहिए, सबको कुछ न कुछ ज़्यादा है नहीं तो कम से कम अपना साइन करना तो आना चाहिए, अक्षर पहचानना तो आना ही चाहिए। लेकिन अभी भी ये बात 100% पूरी तरह से सफल नहीं है। तो इस कहानी जो इस कविता के माध्यम से उन्होंने यही समझाने की कोशिश करी है। 1917 में इनका जन्म हुआ, और चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, इसके माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली पर एक जो अंतर्विरोध है उसके बारे में बताने की कोशिश की है त्रिलोचन जी ने। तो अब बाकी जो ये कविता है मैंने वॉइस रिकॉर्ड के माध्यम से भेजी है, और आशा है कि आपको समझ में आई है, समझ में आएगी, और पिछले वाले वीडियो भी समझ में आ रहे होंगे। देखते रहिए, समझने की कोशिश कीजिए, और फिर भी समझ में नहीं आए तो आप आराम से इसको मेरे पास व्हाट्सएप पे चैट करके आप आपकी समस्या का समाधान पा सकते हैं, ठीक है। ये जो पाठ है हमें ऐसे ही, चंपा पाठ का नाम पाठ 6, वैसे मैंने बाउंडेशन ये नहीं है भाई हमें 6 लिखे, आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या एक गद्दे का पढ़ा रहा हूँ, एक पद्य का पढ़ा रहा हूँ, एक गद्दे का पढ़ा रहा हूँ, एक पद्य का पढ़ा हूँ, ताकि तालमेल दोनों का बराबर है, और आप कर्मिंग डालते रहिए 6। अब जैसे मैं अगले वाले वीडियो में गद्दे का पढ़ाता हूँ तो चैप्टर नंबर 7 लिखिए, फिर पद्य का पढ़ाता हूँ तो चैप्टर नंबर 8 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे वो फर्क नहीं पड़ता कौन सा क्रम डाल रहे हैं। हमें तो मेन चीज़ ये कि चंपा पाठ का नाम लिख दिया, कवि ये है, इनका जन्म कब, उनकी मृत्यु कब, उनकी रचनाओं के नाम, और उनको प्रमुख सम्मान कौन से मिले हैं, ये आपको कॉपी में करने हैं, और उसके बाद में फिर क्वेश्चन आंसर आपको जो मैं बता ही रहा हूँ वो कॉपी में करने, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे त्रिलोचन जो कवि है उनकी कविता जिसका नाम है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। चीनती यानी सीखती, ठीक है। 6ठा चैप्टर है भाई हमारा, ये जो है काव्यखंड का मतलब पद्य खंड का 6ठा चैप्टर है, त्रिलोचन का लिखा हुआ है, 6ठा पाठ है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती।
त्रिलोचन जी के बारे में बात कर लेते हैं। पहले इनका जन्म परिचय वगैरह, इनकी रचनाओं के नाम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो इंट्रो है। इंट्रो के माध्यम से मैं तुम्हें इनकी रचनाओं वगैरह इनके नाम भी बता दूंगा बोर्ड पे। ये वॉइस रिकॉर्डर है। कविताएं रहेगी तो सपने भी रहेंगे, जीने के लिए सपने सभी को आश्वासन देते हैं। भंवर में झकोरे खाती नाव को जैसे तैसे उबार लेते हैं। कविताएं सपनों के संग ही जीवन के साथ है, कभी कभी पाँव है कभी कभी हाथ है। मेरा घर नामक रचना में इन्होंने ये बात कही है कि कविता है तो सपने हैं तो जीना है। और सपने सभी को हमें आश्वासन देते हैं, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारा कोई ड्रीम ज़रूर होता है, कोई ना कोई सपना ज़रूर होता है। और सपना हम देखते हैं, सपना चाहे वो सच हो नहीं हो, लेकिन कुछ पल के लिए हमारे जो सपने होते हैं हमें एक सुख आनंद की अनुभूति प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा है कि कविताएं हैं सपनों के संग ही कविता है, कविता सपनों के समान है, ठीक है। वो जीवन के साथ है, कभी पाँव है तो कभी हाथ है, ठीक है। अब बात करते हैं त्रिलोचन जी। मूल नाम इनका वासुदेव सिंह था। इनका जन्म 1917 चिरानी पट्टी, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के तापे हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, तुम्हें सौंपता हूँ, चेती, अमोला, मेरा घर, जीने की कला। ये काव्य संग्रह है इनके। देश काल, रोजना मचा, काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं। ये गद्य है, गद्य खंड है। हिंदी के अनेक साहित्य कोशों के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनको प्रमुख सम्मान साहित्य अकादमी, सलाह का सम्मान, महात्मा गांधी पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इनको मिल चुका है। ये इनका जो था कर्तृत्व, व्यक्तित्व, वापस एक बार देख लो ऊपर से। मूल नाम इनका वासुदेव सिंह था, जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ। ये इनकी रचनाएं और ये इनके प्रमुख सम्मान। अब बात करते हैं हिंदी साहित्य में त्रिलोचन प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित है। प्रगतिशील कवि है ये। रागात्मक संयम और लयात्मक अनुशासन के कवि होने के साथ साथ वे बहुभाषा विज्ञ शास्त्री भी है। एक से अधिक भाषाओं के ज्ञाता थे वो। रागात्मक संयम है और लयात्मक इनका अनुशासन है, इसलिए इनके नाम के आगे शास्त्री भी जुड़ गया है, इसलिए इनको त्रिलोचन शास्त्री भी कहते हैं। लेकिन ये शास्त्रीयता उनकी कविताओं के लिए बोझ नहीं बनती। त्रिलोचन जीवन में निहित मंद लय के कवि है। मंद यानी धीमा, हल्की हल्की लय इसके कवि है। प्रबल आवेग और त्वरा की अपेक्षा इनके यहाँ काफ़ी कुछ स्थिर है, ठहरा हुआ है। यानी ये वो भाग दौड़ वाली वो नहीं है कि भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं, नहीं, स्थिर मंद मंद जो हवा चलती है उस तरह के ये कवि हैं। और उनका अनुशासन है त्रिलोचन जी का। आगे इनकी भाषा छायावादी रूमानियत से मुक्त है तथा उनका ठेठ गांव की ज़मीन से जुड़ा हुआ है। गांव की ज़मीन जैसे जुड़े हुए हैं। त्रिलोचन हिंदी में सोनेट, अंग्रेजी छंद को स्थापित करने वाले कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। ये नोट कर लेना इसको। सोनेट अंग्रेजी छोटी छोटी जो कविताएं होती है इंग्लिश में उसे सोनेट बोलते हैं भाई, ठीक है। अंग्रेजी छंद इसको स्थापित करने वाले कवि के रूप में भी इनका नाम लिया जाता है त्रिलोचन जी का। त्रिलोचन का कवि बोलचाल की भाषा को चुटीला और नाटकीय बनाकर कविताओं को नया आयाम देता है। कविता की प्रस्तुति का अंदाज कुछ ऐसा है कि वस्तु और रूप की प्रस्तुति का भेद नहीं रहता। उनका कवि इन दोनों के बीच फांक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। यानी बोलचाल की भाषा है, उस बोलचाल की भाषा को भी उन्होंने चुटीला बनाया, नाटकीय अंदाज में उन्होंने पेश किया है, नया आयाम दिया उसको, ठीक है। और कुछ उनकी प्रस्तुति का अंदाज ऐसा है कि वस्तु और रूप की प्रस्तुति का भेद ही नहीं रहता है कि वस्तु क्या है रूप क्या है, ठीक है। इन दोनों के बीच में फांक यानी कोई अंतर नहीं रहता। अब हमारा पाठ है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। यह कविता धरती संग्रह से संकलित है। ये पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्त करती है। कविता में अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया गया। काले काले अक्षर, अगर कहा भी जाता ना, मुहावरा एक है कौन सा कि काला अक्षर भैंस बराबर। अगर मान लो अक्षर काला ही होते हैं, काले होते हैं अक्षर तो ठीक है। ये तो अब है कि अब आजकल जो है वो मार्कर वगैरह होते हैं तो अलग अलग कलर के भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अक्सर जब भी शब्द बोला जाएगा तो उससे पहले यही आएगा काला अक्षर, ठीक है। तो काले काले शब्द का विशेषण का प्रयोग किया है, जो एक और शिक्षा व्यवस्था के अंतर विरोधों को उजागर करता है तो दूसरी ओर उस दारुण
दारुण यानी दुख, उस यथार्थ से भी हमारा परिचय कराता है। जहाँ आर्थिक मजबूरियों के चलते घर टूटते हैं, काव्य नायिका चंपा अनजाने से ही उस शोषक व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है। और काव्य की जो हमारी इस कविता की नायिका हीरोइन कौन है? चंपा। और वो अनजाने से ये जो शोषक व्यवस्था है, जो ये शिक्षण व्यवस्था है, उसके प्रतिपक्ष में उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। जहाँ भविष्य को लेकर उसके मन में अनजान खतरा है, वह कहती है, कौन? चंपा। वह कहती है कलकत्ते के बजर गिरे, कलकत्ते पर बजर गिरे, यानी उस पर कोलकाते पे क्या गिरे? बादल गिरे। कलकत्ते पर वज्र गिरने की कामना जीवन का खुरदरी यथार्थ के प्रति चंपा के संघर्ष और जीवट को वो प्रकट करती है। यहाँ पे एक चंपा नायिका है और उसके माध्यम से जो शिक्षा व्यवस्था है उसके खिलाफ, जो शिक्षा व्यवस्था में जो अंतर विरोध है, अभी भी हम देखते हैं हमारी शिक्षा प्रणाली जो इंडिया की, भारत की जो शिक्षा प्रणाली है, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर विरोध है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो फेरबदल होता है वो शिक्षा में होता है। अभी का उदाहरण ले ले, लास्ट ईयर आपके जो 11th में बुक अलग थी, अब 9th से, पहली से लेकर 9th तक और 11th तक कोर्स चेंज हो गया। कभी NCERT आ जाता है, कभी RBSC आ जाती है, तो ये चलता रहता है। तो सबसे ज़्यादा अंतर्विरोध अगर हम देखें किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में, तो आपको सबसे ज़्यादा अंतर्विरोध शिक्षा के क्षेत्र में मिलेंगे। एक सरकार आएगी, कभी वो कोर्स में शामिल करेगी, एक आएगी वो हटा देगी, नया कोर्स चालू करा देगी। होना कुछ नहीं है, पढ़ना आपको है, पढ़ाना हमें है, इनका कुछ नहीं है। इनका तो काम ये है कि इसको चेंज कर दो, इसे बदल दो, ये ले आओ, वो ले आओ, कुल मिला के ये है। ठीक है, तो ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी कहीं ना कहीं घातक है, क्योंकि अब जैसे मान लो पुरानी किताबें थी वो चेंज हो गई, अब नई किताबें खरीदो। नहीं तो अगर हो सकता है पुरानी किताबों से ही पढ़ लेते, लेकिन नहीं, अब वो जितनी भी पुरानी किताबें वो वेस्टेज हो गई। खैर जो भी है, चलो आगे चलते हैं, हम तो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये पाठ है त्रिलोचन द्वारा लिखी हुई कविता है, चंपा काले काले अक्षर नई चीन थी। कविता में आ जाइए आप। सीधी सीधी खड़ी बोली हिंदी में है, तो इतना ज़्यादा हमें वो समस्या नहीं आएगी, तो हम इसको समझ नहीं पाएँ। तो देखिए आगे, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। चंपा जो है वो काले काले अक्षर नहीं चीनती, यानी कहने का तात्पर्य है जो चंपा है उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, और जब ये कवि जब पढ़ने लिखने बैठते हैं त्रिलोचन जी, तो वो आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुनती है, और उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि यार ये काले अक्षरों से स्वर कैसे निकलते हैं। क्योंकि जब लेखक पढ़ रहे हैं, कवि पढ़ रहे हैं त्रिलोचन जी, तो उसको ये लगता है यार कि सामने देखकर ये पढ़ रहे हैं, ये स्वर कैसे निकल रहे हैं, उसे बड़ा अचरज होता है। आगे, चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गायें भैंसे रखता है, चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा जो है वो सुंदर एक ग्वाला है, उसके पिताजी का नाम है सुंदर, उसकी लड़की है वो सुंदर जो है वो गायें भैंसे पालता है। ठीक है, और चंपा इन चौपाइयों को, चौपाई कहते हैं जानवरों को, 4 पाँव वाले अर्थात जानवर, इन जानवरों को लेकर चरवाही करने जाती है, अर्थात उनको चराने जाती है। गायें चराती है, गायें भैंसे चराती है, अनपढ़ है, उसे कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता है, उसके लिए काले अक्षर भैंस बराबर है। तो आगे देखिए, चंपा अच्छी है, चंचल है, नट है, कट है भी है, यानी ये चंपा अच्छी भी है, चंचल भी है, और ये नटखट एक साथ इसलिए नहीं बोला क्योंकि यहाँ देखिए आप शब्द अलग अलग शब्द, नट है, कट है, यानी नटखट भी है, कभी कभी उद्यम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है, जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ पाता हूँ अब कागज़ गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। ठीक है, देखो हिंदी में आसाम से, चंपा अच्छी है, चंचल नटखट भी है, उद्यम यानी शैतानी भी करती है वो, कभी कभी वो कवि का कलम यानी पेन चुरा देती है, पेन को इधर उधर रख देती है, और जब ये कवि जो है पेन ढूंढ के लाते हैं तो वो कागज़ को गायब कर देती है, यानी कुल मिला के वो उद्यम शैतानी करती है। और कवि के पास जब भी आती है तो कोई ना कोई शैतानी करके ही जाती है, शरारती है। ठीक है, जब वो पेन ढूंढते हैं तो कागज़ गायब कर देती है, जब कागज़ को लाते हैं तो पेन गायब कर देती है, कुल मिलाकर वो कवि को परेशान करती है। ठीक है, चंपा कहती है तुम कागज़ ही गोदा करते हो दिन भर, क्या ये काम बहुत अच्छा है? ये सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। चंपा कहती है, वो लड़की जो है वो कहती है कि तुम पूरे दिन क्या करते हो, ये कागज़ इसे गोदते हो यानी इस पर कुछ लिखते रहते हो। ठीक है, दिन भर यही काम करते रहते हो,
क्या ये काम अच्छा है क्या, वो पूछती है। ये सुनकर कवि को हंसी आ जाती है, और जब कवि हंसने लगते हैं तो चंपा चुप हो जाती है। यानी उसे कुछ समझ में नहीं आता कि यार ये क्यों हंस रहे हैं, ये बार बार ये कागज़ पे कुछ लिखते रहते हैं, ये क्या गोदते हैं कागज़ को, ठीक है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाडे काम सरेगा, गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। और एक दिन चंपा आई कवि के घर पे, कवि ने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, कुछ ना कुछ पढ़ लो, हारे गाडे काम सरेगा। हारे गाडे यानी कठिनाई में काम आएगा, जब तुम कठिनाई में होगी तो ये काम आएगा तुम्हारे, पढ़ाई कर लो। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे, और गांधी बाबा की भी इच्छा थी, महात्मा गांधी जी की, बापू की भी इच्छा थी कि पढ़ लो, सब जन सभी व्यक्तियों को पढ़ना लिखना आना चाहिए, तो तुम भी क्या कर लो, पढ़ाई कर लो। अब देखो चंपा क्या कहती है इसके जवाब में, क्या जवाब देती है प्रत्युत्तर में। चंपा ने ये कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसी बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। अब चंपा क्या कहती है कि भाई मैं तो नहीं पढ़ूंगी, मुझे नहीं आता पढ़ना लिखना, और तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा अच्छे आदमी थे। तो जब गांधी बाबा अच्छे आदमी थे तो उन्होंने पढ़ने लिखने जैसी बेकार बात क्यों कही, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। यानी कि उन्होंने, कवि ने कहा होगा भाई गांधी जी थे हमारे अच्छे थे, बहुत अच्छे बापू थे और स्वतंत्रता प्रेमी थे, देश को आज़ादी दिलवाई थी। तो ये चंपा कहते हैं जब अच्छे व्यक्ति थे तो उन्होंने ये ऐसी गंदी बात, ये बुरी बात क्यों बताई कि पढ़ा लिखा करो, पढ़ा लिखा करो, पढ़ना लिखना तो गंदी बात है, बुरी बात है। मैंने कहा चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। अब कवि ने उसे समझाया कि देखो चंपा पढ़ लेना अच्छी बात है, जब तुम्हारा ब्याह हो जाएगा यानी तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम गोने जाओगे, और जब तुम्हारा गोना हो जाएगा, गोना होता है ये जैसे मान लो गाँव में होता है कि पहले शादी बचपन में करा दी जाती थी, और उसके बाद में जब वर और वधू बालिग हो जाते थे यानी बड़े हो जाते थे तो फिर गोना कर दिया जाता था। यानी गोना करके एक रस्म होती है गोना, उसके माध्यम से फिर वधू को जो है वर के साथ भेज दिया जाता था, यानी लड़की को लड़के के साथ भेज दिया जाता था, ठीक है। कुछ दिन बालम संग साथ रहे, तो आगे वो कह रहे हैं कुछ दिन बालम यानी तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रहेगा, फिर वापस वो कोलकाता चले जाएगा, कलकत्ता चले जाएगा, ठीक है। फिर वो कहते हैं बड़ी दूर है कलकत्ता, बहुत दूर है, तुम उसे कैसे संदेशा मैसेज कैसे भेजोगी, ठीक है, उसके कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, जब वो तुम्हें पत्र लिखेगा तो कैसे पढ़ोगी। तो चंपा पढ़ लेना अच्छा है, तो पढ़ाई करना तो अच्छी बात है, ठीक है, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य उस समय मोबाइल वगैरह तो थे नहीं, तो उस समय जितना भी व्यवहार होता था वो पत्र व्यवहार ही होता था, संदेश भेजने के लिए पत्र ही काम में आते थे, पत्र भेजे जाते थे, पत्र का वापस जवाब आता था, ठीक है। अब तो ज़माना बदल गया है, अब तो मोबाइल है, तो अब तो पढ़ा लिखा नहीं भी हो लेकिन उसको बोलना तो आता ही है, तो मोबाइल के माध्यम से संदेश भेज दिए जाते हैं, यानी बात हो जाती है। उस समय ऐसा नहीं था, उस समय पत्र व्यवहार ही सबसे मजबूत स्तंभ था अपने एक दूसरे के हालचाल पूछने का, जानने का, सुनाने का, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि तुम तेरा पति कोलकाता चले जाएगा, कोलकाता बहुत दूर है, तू कैसे संदेशा भेजोगी, ठीक है। तो चंपा बोली तुम कितने झूठे हो, देखा, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, मैं तो ब्याह कभी न करूँगी, और कभी जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूँगी, कलकत्ता में कभी न जाने दूँगी, कलकत्ता पर बजर गिरे, ठीक है। चंपा बोली देखो कितने झूठे हो तुम, ओ राम, इतना पढ़ा लिखा आदमी हो इतनी झूठ बोल रहा है, यानी तुम इतने झूठे हो, तुम पढ़े लिखे होकर भी झूठ बोल रहे हो, राम को याद करती हो। तो मैं तो ब्याह ही नहीं करूँगी, पहली बात तो मैं शादी नहीं करूँगी, और अगर बाई चांस गलती से कहीं मेरी शादी हो भी गई तो मैं अपने पति को अपने साथ रखूँगी। भाई पहली बात तो वो कह रही है कि मैं शादी नहीं करूँ जयराम जी की, और अगर शादी कर भी ली तो मैं अपने पति को अपने साथ ही रखूँगी, कोलकाता कभी नहीं जाने दूंगी, उसे कभी भी कोलकाता नहीं जाने दूंगी, कलकत्ता पर बजर गिरे। बजर का मतलब यहाँ बादल भी होता है, बजर यानी विपत्ति होती है, कठिनाइयाँ, तब कलकत्ता पर विपत्तियाँ आई हैं, कठिनाइयाँ आई हैं वहाँ पे, यानी कलकत्ता पूरा ही खत्म हो जाए, मैं अपने पति को कभी भी कोलकाता नहीं जाने दूंगी, उसको अपने साथ ही रखूँगी। तो ये पाठ था हमारा, जो ये कविता थी, चंपा काले काले अक्षर नहीं छीनती, नहीं सीखती, नहीं पहचानती, उसको अक्षर समझना नहीं आता है। त्रिलोचन सिंह जी के द्वारा लिखा हुआ, त्रिलोचन शास्त्री, मूल नाम वासुदेव सिंह। सिंपल सा पाठ था, समझ में आया होगा, ऐसी मुझे आशा है।
कोई ज़्यादा हार्ड पार्ट नहीं था, कठिन पार्ट नहीं था, तो इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और ये एक ही वीडियो में तुम्हारा ये पार्ट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर में आ जाइए। क्वेश्चन आंसर कविता के साथ में आपको पहला, दूसरा और आगे चलें तीसरा और चौथा, ये चारों करने हैं। अब कविता के आसपास का वातावरण है, तो उसका पहला, कविता का पहला, यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बातें करती, ये आपको इमेजिन करनी है, कल्पना करनी है कि अगर मान लो पढ़ी लिखी होती तो वो कैसे बात करती। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, इस कविता में पूर्वी प्रदेशों की स्त्रियों की किस विडंबनात्मक स्थिति का वर्णन हुआ है, कि जो पूर्वी प्रदेश है वहाँ की जो स्त्रियाँ होती है वो पढ़ लिख ज़्यादा नहीं पाती, तो कैसी विडंबना होती है उसका वर्णन करना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3, संदेश ग्रहण करने और भेजने में असमर्थ होने पर एक अनपढ़ लड़की को किस वेदना और विपत्ति को भोगना पड़ता है। अपनी कल्पना से लिखिए, हम हमारे अपने शब्दों में लिखना है। अगर हमें को मालूम संदेश पढ़ना नहीं आता है और संदेश भेजना नहीं आता, अगर एक अनपढ़ लड़की है जिसको न तो संदेश भेजना आता है न संदेश पढ़ना आता है, तो उसको किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये हमारी कल्पना से लिखना है। क्योंकि उस समय ये होता है कि वो न तो पढ़ पाती है और न ही लिख पाती है, तो वही विपत्ति आती है। दूसरों को, आपको जो पढ़ा लिखा है उसके पास लेके जाओ अपना खत, अपना वो लेटर, उससे पढ़वाओ और फिर उससे ही लिखवाओ, तो ऐसा क्या बहुत सारी वेदना आपके अपने शब्दों में लिख रहा है, ये तो मैं बता रहा हूँ, अपनी शब्दों में लिखना है। कल्पना ये करने के, मान लो कि हम या आप अनपढ़ है, बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता है, पढ़ना भी नहीं आता है, संदेश भेजना भी नहीं आता है, तो कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने खड़ी होती है, ये हमें अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो हो गया ये हमारा पाठ, अच्छा सा पाठ था, सुंदर सा, समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। समझ में नहीं आए तो आप व्हाट्सएप पे चैट करके पूछ सकते हैं। वैसे तो जहाँ तक मुझे पता ये पार्ट तो समझ में आया होगा, ज़्यादा हार्ड पार्ट है नहीं। त्रिलोचन जी का लिखा हुआ चंपा। ओके, थैंक यू।